बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आज एक बार फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको खुशामदीद भी कहते हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आपके फीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। दिन की कुछ अहम खबरें तो होती हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कल जो एक बड़ी ब्रेकिंग किस्म की न्यूज़ कह लें और बड़ी ज़बरदस्त आप इसको खबर कह सकते हैं कि जी एक पिंकी नामी खातून थी कराची से, उनका लाहौर से ताल्लुक़ है। कराची में आपने देखा कि वो बड़े बड़े मनशियात के अड्डे चलाती हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत बहुत बड़ा नेटवर्क। इसको पकड़ा गया इस खातून को, और जब क्योंकि ख़बर इससे पहले तो बिल्कुल ख़बर ही थी कि जी पकड़ी गई, लेकिन जब वो उसको पेश किया गया अदालत के अंदर तो जिस तरह से वो सामने आ रही थी और जिस प्रोटोकॉल से चलते हुए पुलिस वाला भी उसको यूँ करके कि मैडम आप इधर से जाएँ, आप इधर से तशरीफ़ लेकर जाएँ, तो वो लोगों के लिए बड़ा अलार्मिंग था कि एक औरत कि जो बहुत बड़ा मनशियात का अड्डा चलाती है और कोकीन और हेरोइन और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी ऐसी नशे आ गए हैं जिनके बारे में तो लोग बता रहे हैं, और वो उसको कुछ मिक्स करके बनाती है अपनी। उसकी एक लेबॉर्ट्री थी जहाँ पे वो अपने कोई ख़ास नुस्खे के तौर पे कि पिंकी नाम ही काफ़ी है, और वो बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करती थी। और सबकी नज़र में ये बात होती है क्योंकि देखिए जिस तरह की ये पार्टीज़ यहाँ पे होती हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जो एलीट क्लास, सुपर एलीट क्लास, उनके बच्चे और उनके इवन पेरेंट्स भी जहाँ मौजूद होते हैं और इस तरह के नशे होते हैं। शोबिस की सेलिब्रिटीज़ थी वहाँ, उसकी कहा जाता है कि बहुत बड़े जो क्लाइंट्स थे वो जेनजी हैं, और इसके अलावा बड़ी बाअसर सियासी शख्सियात भी इसमें शामिल हैं। पिंकी तो एक चले मोहरा होता है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी खातून है कि जो इतना बड़ा और दबंग काम कर सकती है और उसको कोई पकड़ने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। यहाँ तो हमारे इस माशरे में एक अकेली खातून का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो एक खातून जो कि धौंस और आप देख रहे हैं बड़े गुंडागर्दी के अंदाज में वो चलती हुई आ रही है, और उसके साथ पुलिस वाला जिस तरह से उसको प्रोटोकॉल दे रहा है वो सबकी सामने आया। उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स चीख उठे कि जी ये क्या हो रहा है, कि देखिए कि एक ड्रग जो है स्मगलर कह लें, डीलर कह लें, लोगों को नशे तक पहुंचाने वाली औरत, और इस लोगों को के मुंह को जहर लगा दिया गया, उनकी जानें खतरे में पड़ गई। और उसके बारे में कहा जा रहा है बड़ी बड़ी डोनेशंस करती थी, बड़ी बड़ी जी वो चलते फिरते जब सड़क पे निकलती थी तो लाखों रुपए की वो भीख दे देती थी लोगों को, कार्य खैर करती थी। वो अच्छी भीख होती थी कि लोगों को, आप बच्चों को और आप उनको नशे की लत डाल रहे हैं और उसके साथ ही आप उनको चैरिटी भी कर रहे हैं। तो खैर ये तो एक डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाते हैं, अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है। लेकिन बज़ाहिर जो उसका जुर्म था और जिस तरह से वो ये काम कर रही थी, लेकिन जो सवालात इस हवाले से उठे, थोड़ा से बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है क्योंकि आप सबने तो देखा ही है, कल से हम इसको सुन भी रहे हैं। बैकग्राउंड ये है कि आज दिन भर भी बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई की ख़वातीन, मैं ज़ाहिरी बात है क्योंकि 3-4 साल से हम पीटीआई को देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। पीटीआई की ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं, क्योंकि मैं ख़वातीन टू ख़वातीन अब बात करूँगी, ख़वातीन बाहर निकलती हैं, सड़कों पर एहतजाज करती हैं, उनको जिस बेदर्दी से घसीटा जाता है, जिस बेदर्दी से उनको मारा जाता है, जिस तरह उनको ज़दोकोब किया जाता है, हम कोशिश करेंगे कुछ विजुअल्स भी अपने स्क्रीन पर चला सकें। और क्योंकि देखिए एहतजाज तो हमारे आइन के अंदर है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, किसी भी किस्म का एहतजाज हो। कुछ दिन पहले शीमा किरमानी कराची में निकली, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कुछ वो एहतजाज करना चाह रही थी, उनको जिस तरह से उठा के गाड़ी में डाला गया। बहुत सारी ख़वातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद का मिसाल आप सामने ले लें, आप अभी रिसेंटली दीगर जो हम इमरान खान साहब की बहनों की मिसाल ले लेते हैं, अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, सर्दी की यख ठंडी रातों को नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस्लामाबाद में वो रात तक धरना दे के बैठती हैं। उन पर वाटर कैनन से पानी फेंका जाता है। पानी कौन फेंकता है? रियासत फेंकती है। पानी किसकी तरफ से, तशद्दुद किसकी तरफ से किया जाता है? निज़ाम की जानिब से किया जाता है। तो यहाँ सवालात फिर उठते हैं, और ये भी सवाल उठ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत में पेश होते हैं, उनको रियासती एहलकार जिस तरह गरिबान से दबोच कर लेकर जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर, पाकिस्तान में 8 फरवरी के बाद आपने बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि जी आप उनकी साइड क्यों ले रही हैं? मैं साइड नहीं ले रही, मैं तज्जिया कर रही हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ों का आपको तज्जिया करना पड़ता है जो सियासत के हालात और वाक़यात होते हैं उसके मुताबिक। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तस्वीर टीवी पे नहीं आ सकती, उनका नाम नहीं चलाया जा सकता, उनको बानी 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 की रट करार दी जाती है। जी बानी ने ये कहा, बानी का केस आ गया, बानी के बारे में ये कहा जा रहा है, तो बानी की तस्वीर नहीं आती। और पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान, उनको अदालत से जिस तरह से घसीटा जाता है और उसके बाद आज तक मेक इट श्योर किया गया कि उनकी कोई तस्वीर सामने ना आ सके, अदालत में पेश हों, तो उनके वकला कहते हैं कि इतने दूर जज साहब के सामने कैमरा रख दिया जाता है कि वो देख नहीं सकते कि खान साहब भी मौजूद हैं और वो क्या कह रहे हैं। उधर से वो कहते हैं कि जी आवाज़ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा। तो पिंकी खातून जो कि निज़ाम है,
اس کے پیچھے ایک نظام کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نظام میں پولیس بھی ہے، کچھ بااثر سیاسی شخصیات بھی ہیں کہ وہ اپنا دھندا جس طریقے سے چلا رہی ہے، اور اس کے بعد جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو کہتی ہے تم بڑے بڑوں کی ایسی کی تیسی ہو. جو اس کی آڈیو آ رہی ہے وہ ہم شاید نہ چلا سکیں، لیکن آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ وہ کہتی ہے کہ جی یہ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے یہاں سے گئے، اور کہا جا رہا ہے وہ پولیس والے کی بھی بیوی ہے جو اس نے اس کے شوہر ہیں، کوئی پہلے کوئی وکیل تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی ڈرگ اسمگلر تھا، اور اس کے بعد کسی پولیس والے کی بھی بیوی ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں کہنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے. کل سے ٹیلی ویژن اسکرین پہ پنکی کی کیٹ واک دکھائی جا رہی ہے، اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں احتجاج کرتے ہیں ان کے آپ نام نہیں چلا سکتے، ان کی آپ تصاویر نہیں دکھا سکتے، اور ان کو جس بے دردی سے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور جس بے دردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہم سب کے سامنے وہ تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ ان تمام تر چیزوں کو یاد رکھے گی، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی. اس سے پہلے ہم نے ایان علی کو دیکھا، چلیں پنکی کا کمپیریزن ہم ایان علی کے ساتھ کر لیتے ہیں. ایان علی کون تھی، کس کے پیسے وہ لے کر جا رہی تھی، اور اتنی بڑی بڑی منی لانڈرنگ کرتی تھی، اور وہ بھی بڑے دھڑلے سے اسی طرح پیشی اس کی ہوتی تھی، اور جب وہ آتی تھی وہ کہتی تھی مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بڑے نامی گرامی وکلا انہوں نے اس کا کیس لڑا. لطیف کھوسہ صاحب مجھے یاد ہے جو اب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، وہ ان کے وکیل تھے. زرداری صاحب کے خاص کہنے پر انہوں نے ان کا شاید کیس بھی اس حوالے سے لڑا، اور سنگین الزامات تھے نوعیت کے کہ آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کی منی لانڈرنگ وہ کرتی رہی ہیں. لیکن کیا ہوا ایان علی کے ساتھ؟ آج آپ کو مجھے ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ایان علی کہاں ہے، اس کے کیسز کا کیا ہوا، اور کس طرح سے دبئی میں وہ لیوش لائف گزاری، اور اس نظام کے منہ پہ وہ تماچا مار کے گئی ہے کہ جو کرنا ہے میرا کر لو. آپ یہاں نہتے ورکرز کو تو پکڑ سکتے ہیں جو کہ اپنے احتجاج کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں. آپ بڑے سیاسی جماعت کے لیڈر کو اٹھا کے 3 سال سے جیل میں بٹھا دیتے ہیں، آپ نہ اس کی ضمانت لگنے دیتے ہیں، نہ اس کی تصویر آنے دیتے ہیں، نہ اس شخص کی جو بھی کیسز ہیں ان کو فیئر ٹرائل آپ نہیں دیتے، اس کی بیوی کو آپ جیل میں رکھ دیتے ہیں. لیکن ان جیسی عورتوں کو، ان جیسے ڈیلرز کو، ان جیسے اسمگلرز کو، ان جیسے چوروں کو، ڈاکوؤں کو پوری پرمیشن ہے کہ وہ ٹی وی پہ بھی آئیں، اور ان کو دکھایا بھی جاتا ہے. اور نظام جو ان کے ساتھ پولیس والا ہے، میں اس کو نظام ہی کہوں گی، ظاہری بات ہے، حکومتی اہلکار ہے، ریاستی اہلکار ہے، جس طرح پروٹوکول کا نشانہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کہتے ہیں جی مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، جی بالکل ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے. آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں. کچھ دنوں بعد جس طریقے سے یہ ریلیز ہوگی، کیونکہ کل تک کی جو خبر تھی اس پہ تو جسمانی ریمانڈ اس کا پولیس نے نہیں کروایا، اور آج کہا جا رہا ہے ایک جی آئی ٹی بھی بن گیا اور جسمانی ریمانڈ بھی اس کا 3 دن کا مل گیا ہے. ہونا کیا ہے، جیل میں بھی آپ دیکھیے گا اس کو ایک کلاس ملے گی، آرام سے اپنا دھندا وہیں سے آپریٹ کرے گی. اس سے پہلے اس نے ایک آڈیو بنا دی کہ یہاں سے میرا جو بھی دھندا ہوگا وہ اسی طرح چلتا رہے گا، ایک بندہ آپریٹ کرے گا. اور پولیس کی مزے کی مزہ کیا خیز اس میں ایسی باتیں ایف آئی آر میں جو انہوں نے ایڈریس دیا بلال گارڈن ٹاؤن آرکیڈ کا، وہاں کیا ہے، اور وہاں جو فیملی 8 سال سے مقیم ہے، وہ رہائشی ہیں، وہاں کے کرایہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو اس عورت نے کبھی آئی نہیں، تو پولیس نے اسے وہاں سے کیسے گرفتار کیا. تو دیکھیے یہ ہمارے اس نظام کے چھوٹے چھوٹے لکوناز ہیں کہ نظام کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو کیا واقعی پنکی جیسی خاتون کو قرار واقعی سزا ملے گی، یا جس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں یا نام ہیں، کیا وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے، وہ چہرے بے نقاب ہوں گے، ان کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ تو ایک پنکی ہے، ہزاروں یہاں پہ اس طرح کے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اور ایلیٹ کلاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے دنوں ڈاکٹر فضیلہ عباسی ہیں، اسلام آباد میں ڈرماٹولوجسٹ ہیں، بہت بڑی اور بڑا ان کا نام ہے. 25 ارب روپے کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کے دریافت کیے گئے. 22 اکاؤنٹس تھے جہاں سے کہا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ یا رقم دبئی اور امریکہ منتقل کی گئی. تو سوال یہاں یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ایک ڈرماٹولوجسٹ 25 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گئے، اور کیا اس سے پہلے ایف پی آر کو نہیں پتا تھا، اس سے پہلے نظام کو نہیں پتا تھا؟ تو اس پہ بھی یہ کہا گیا کہ کسی بگ شاٹ کو ساتھ کوئی معاملے خراب ہو گئے ہوں گے، تو پھر اس لیے وہاں پہ بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آیا. اور وہاں وکلا نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ جی دیکھیے گا جو سپر ایلیٹ ہوتے ہیں ان کو سزائیں نہیں ملتی، سارا ڈنڈا جو ہے، سارا زور، سارا دھونس جو چلتا ہے وہ صرف غریب اور لاوارث عوام کے اوپر ہوتا ہے. تو کمپیریزن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے بڑے کیسز آئے، بڑے بڑے ایان علی آئیں، بڑی بڑی یہاں پہ پنکیاں آئیں، بڑی بڑی یہ اس طرح کے کیسز آئے، سزا کسی کو نہیں ملتی. شاہ زیب قتل کیس کا میں ریفرنس ضرور دوں گی، کراچی میں جو کچھ ہوا، ایک نوجوان کو جس طرح سے گولی مار دی گئی، شاہ رخ جوتئی، اور جس طرح وہ نظام کو وکٹری کا نشان بنا کر وہ وہاں سے بھاگتا گیا اور چلتا گیا، اور جیل میں ایک کلاس دی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ سندھ کے اعلیٰ رہنما ہیں، ان کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو خصوصی یہ پروٹوکول دیا گیا. تو یہ ہمارے اس نظام کا المیہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جی قانون، انصاف، قاعدہ اس ملک میں چلتا ہے، اور بڑا تبھی تو دیکھیے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں انصاف کے معیار پہ دنیا میں
138वें नंबर पे तो हैं ही हैं, अपने लिए प्रोटोकॉल ले लें, शाहाना अखराजात ले लें, अपने बजट साफ बनवा लें, लेकिन आप आवाम को सही मानों में इंसाफ देने में नाकाम रहे हैं। ये तो खैर बात होगी पिंकी के हवाले से, और इसको हम ज़रूर फॉलो करते रहेंगे कि इस केस का आगे क्या मज़ीद बनता है। दूसरी बड़ी अलार्मिंग बात जो हमारी नज़र से इस वक्त गुजर रही है कि पीटीआई के जो दर्जनों कारकुन 9 मई के बाद हमने देखा जेलों में कैद रहे और बड़ी कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की, कईयों की तो ज़मानतें बड़ी मुश्किल से हुई, और जो बड़ी तादाद में लोग जेलों में कैद थे उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो शदीद अलील होते जा रहे हैं। कई एक तो ऐसे केसेस भी आए कि उनको ज़मानत मिली नहीं मिली और उनकी डेथ्स हो गई। डेथ्स कैसे होती हैं, किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, किसी का लिवर फेलियर हो रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है। अभी रिसेंटली सनम जावेद को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और कहा जा रहा है कि उनके भी कुछ ऐसे मसाइल सामने आए हैं, हुकूमत नहीं बताती, और ऐसे पेशेंट्स को रातों रात लेके आया जाता है ताकि किसी को कुछ ना पता चले। इसकी वाज़ह मिसाल इमरान खान है, उनकी आँख की बिनाई जा रही है, उनकी बेगम की आँख की बिनाई जा रही है, उनको ऑपरेट किया गया, उनको इंजेक्शंस लगे। तो ऐसा इनके साथ जेलों में क्या होता है कि उनकी बिनाई जा रही है, उनकी आंखों में खून में लोथड़े आ रहे हैं, और दूसरी बात कि लोग जेलों में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है, उनको क्या नाकिस पानी दिया जाता है, नाकिस खुराक दी जाती है, या उनके साथ क्या ऐसे बेईमाना तरीके अपनाए जाते हैं कि बड़े पैमाने पे इस तरह की डेथ्स हो रही हैं। और ऐसे मरीज़ों को स्पेशली मैं खान साहब का जिक्र ज़रूर करूँगी कि रात के अंधेरे में क्यों हॉस्पिटल लाया जाता है, क्या दिन के उजाले में नहीं लाया जा सकता? क्या फेयर ट्रायल तो चले मिले ना मिले, लेकिन फेयर इलाज की जो सहूलतें हैं क्या उनको क्यों नहीं दी जाती? और इस हवाले से रियासत को किस किस्म का डर है, रियासत को खौफ किस किस्म का है कि क्या वाकई उनकी एक झलक सामने आ गई तो आवाम शायद सड़कों पे निकल आएंगे। लेकिन देखिए, फेयर ट्रायल आइन का हिस्सा है और इलाज की जो बुनियादी ज़रूरियात सहूलियात हैं उनको हर सूरत मिलनी चाहिए। इस पर पीटीआई की खामोशी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो इस हवाले से क्यों इन चीज़ों को सामने नहीं लाते कि उनके लोग जेलों में मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स जब शिफ्ट किया जाता है तो रात को क्यों किया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को क्यों नहीं बताया जाता कि उनकी हेल्थ की कंडीशंस क्या हैं। ये तो खैर पीटीआई का हमने मवाजना कर लिया। कुछ जिक्र हो रहा है 28वीं आइनी तरमीम का, और पीपल्स पार्टी के गले का ढोल बन गया। जो 18वीं तरमीम उन्होंने अपने गले में एक ढोल बांधा था और उसको बड़ा खूब बजाया था कि जी एनएफसी हमने दे दिया, सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई, सेहत मिल गया, तालीम मिल गया, और उस पर जितनी करप्शन कर सकते थे ये सूबे उन्होंने जी भर कर किया। स्पेशली सिंध ने जी भर के वहाँ पर करप्शन हुई। सेहत और तालीम के हालात तो आपके सामने है। रोज़ मैट्रिक के इम्तहानात हों, कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स हों, पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं। ये तो सेहत की सहूलियत, तालीम की सहूलियात की हम बात करते हैं। तो अब वफाक ने कहा है कि हम सब कुछ अपने हाथ में रखेंगे, कि हमें सूबों से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इस पर अब पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा ख़तरा है। वो तो बड़ा नैरेटिव बनाते थे, जी हमने जी 18वीं तरमीम की और हमने एनएफसी अवार्ड दिया और हमने सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी का जो हम एक राग सुनते आ रहे थे वो हमने दिया। तो अब क्या ऐसा होगा कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी? नहीं। जरदारी साहब तो बड़े खासे परेशान भी हैं, नाला भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ गिव एंड टेक की पोजीशन में है और कोशिश है कि 9 तारीख से पहले पहले ये तरमीम हो जाएगी। रातों रात आएगी, मुसवदा आएगा, आपको मिले किसी को ना मिले, सहाफ़ी ना देखें, बार्स ना देखें, सिर्फ लॉ मिनिस्टर आएंगे और उनको भी उस वक्त मुसवदा मिलेगा और तरमीम हो जाएगी। क्योंकि ऐसे उससे पहले अब नैरेटिव सामने आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने निज़ाम में तो पूरा हिस्सा लिया, पीपल्स पार्टी ने तमाम आइनी ओहदे भी लिए, तो अब वो क्यों चूँ चरा कर रही हैं? अब उनको हर तरह से अपना हिस्सा जो है, ज़ाहिर बात है जब हिस्सा वसूल तो आप कर लें, तो जब आपको कुर्बानी देने का टाइम आए तो फिर तो देनी पड़ेगी। ये तो देखिए ये फेक किस्म के सिस्टम बना दिए गए हैं। अगर ट्रू नुमाइंदे अवाम के हकीकी नुमाइंदे फॉर्म 47 से हट के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में हों तो कभी इस तरह की लेजिस्लेशंस नहीं हो सकती। और गवर्नर राज के बारे में भी आज मैं खबर सुन रही थी कि कहा जा रहा है कि गवर्नर रूल, क्योंकि उस जो है सूबे की असम्बली होती है उसको मंजूरी देनी होती है, तो कोई भी सूबा अगर गड़बड़ करेगा, चूँ चरा करेगा, रियासत के खिलाफ थोड़ी सी बात करेगा, विफाक की मर्जी में नहीं आएगा, विफाक उसको पकड़ नहीं सकेगी, तो विफाकी आइनी अदालत से उसकी तौसीक करा ली जाएगी कि हमारे पास ऐसे इख्तियारात हैं कि सूबे में इमरजेंसी लगानी है, या सूबे के चीफ मिनिस्टर हमारी बात नहीं सुन रहे, या वहाँ हमारी मुखालिफ हुकूमत है उसको हमने कंट्रोल करना है, तो वो इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर रूल लग सकता है। तो इसके लिए असम्बलियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए असम्बलियाँ तो फिर चलें, जैसे नुमाइंदे वैसी असम्बलियाँ, तो किसी को क्या ज़रूरत होगी। तो ये सारी सूरत हाल है और बड़ा दिलचस्प नक्शा बनने वाला है कि क्या 28वीं तरमीम में जो कुछ 26वीं तरमीम में हो सकता था, जो रह गया था, पेंडिंग था, वो 28वीं तरमीम में पूरा कर लिया जाएगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने किया था, काजी फाइज ईसा साहब ने जो इलेक्शन कमीशन से मिल के PTI से इलेक्शन का सिंबल छीन लिया गया था, आपको याद है, उनके बल्ले का निशान था, किसी को गधे का निशान
निशान, किसी को घोड़े का निशान, किसी को कैंची का निशान, किसी को बल्ब का निशान, कोई ट्रैक्टर का निशान, ट्रॉली का निशान, ऐसे फजूल मज़ाक़ा खेज़ निशानात दिए गए। लेकिन लोगों ने भी चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर उन निशानों को जाके स्टैंप लगाया और उन्होंने उनको वोट दिया और 8 फरवरी का इलेक्शन कामयाब बनाया। चाहे उसके बाद जो भी तब्दीलियाँ की गई वो हम सबके सामने। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है GBD, उसने PTI के साथ इत्तेहाद अपना किया। अलायंस तो करते हैं इलेक्शन से पहले पार्टीज़, तो उसको PTI का वहाँ निशान पोलो मैन का था, तो वो निशान उठा के उनको दे दिया गया। तो अब PTI के निशान को डिफरेंट निशानात दे रहे हैं, वो ढूंढ ढूंढ के लोगों को अब वो बताएंगे। तो इस तरह का सिस्टम वहाँ भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो अल्लाह ही हाफिज़ है। देखिए कि वहाँ किस तरह की हुकूमत बनती है, किस तरह के हालात होते हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार नून लीग ने कहा है कि हमें जी पूरा वहाँ हिस्सा चाहिए। PTI पीपल्स पार्टी ने तो कश्मीर में भी ले लिया, तमाम आइनी ओहदे भी रख लिए, सदर साहब भी उनके बन गए, तो अब हमें गिलगित बल्तिस्तान में हमें भी हिस्सा चाहिए। तो वहाँ भी इस तरह के काम जो हैं किए जा रहे हैं। तो बहरहाल तमाम जो इस वक्त सियासी जमातें हैं जिन्होंने इस निज़ाम को कंधा दिया था, अब लगता है उनकी बारी है। जैसे कल कंवर दिलशाद साहब फरमा रहे थे कि अब जो झरलू फिरेगा, अब जो डंडा रियासत की जानिब से चलेगा, तो ये दोनों पार्टीज़ और ये सब लोग इसकी ज़द में आएंगे। तो क्या वाकई कड़े एहतसाब का वक्त आ गया, जिसका नारा हम पिछले पता नहीं 72-70 सालों से सुनते आ रहे हैं? क्या वाकई ऐसा एहतसाब होगा? एहतसाब देखिए उस सूरत में हो सकता है जब अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब करें, वो पार्लियामान में आएँ, वो कानून साजी करें और लोगों को रिलीफ दें। ये ना हो कि रातों रात आप अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लें। लेवी अगर आपको IMF कहती है 117 रखें, 110 रखें, आप उसको 150 से ऊपर भी क्रॉस कर जाएं और किसी भी मद में ना बताएं कि पेट्रोल वाला भी जो बाइक वाला भी है वो भी जो पेट्रोलियम की मद में वो लेवी की सूरत में टैक्स देगा, रेडी वाला देगा, हर किसी तरह से भी आप जो है टैक्स कलेक्ट करें। बड़े बड़े मगरमच्छों पे आप हाथ ना डालें, वहाँ FBR खुद खामोश हो जाता है। तो ये सिस्टम है हमारे मुल्क का। क्या वाकई टैक्स इस्लाहात होनी चाहिए? इस वक्त यहाँ पे हमने देखा है कि IMF का वफ्द मौजूद है जो कि पाकिस्तान को बजट बनाने के लिए, बजट के लिए अपनी तजावीज़ के साथ आया है कि किस किस्म का बजट होना चाहिए। ये हमने बजट नहीं बनाना, ये IMF वाले अब आ गए हैं पाकिस्तान, आज मौजूद हैं, वज़ीर ख़जाना के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और वो बता रहे हैं कि किस किस्म का बजट बनेगा। तो देखिए बड़ी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक सॉवरन स्टेट हैं और हम बड़े बड़े मसाइल भी हल करते हैं, लेकिन हम IMF के मोहताज हैं। अपने घर का बजट तो एक आम औरत बना लेती है, लेकिन वज़ीर ख़जाना भी हमें बाहर से इम्पोर्ट हमेशा करने पड़ते हैं, चाहे हफीज़ पाशा की सूरत में हो, क्या कभी शौकत अज़ीज़ की सूरत में हो, तो कभी हम देख रहे हैं ये अभी जो हमारे रिसेंटली औरंगज़ेब साहब हैं। तो हमें कोई ना कोई ऐसे बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं कि जो वो आए और IMF आए और हमें अपना बजट बना के दे, और ऐसा बजट हो कि जिसमें बड़े लोगों पर, बड़े सियासतदानों पर, पार्लियामेंटेरियंस पर, उन पे कोई कट ना, उनकी मराद पे कट नहीं लगेगा। गरीब आवाम पे ज़रूर कट लगाएंगे, क्योंकि बकौल एहसन इकबाल कि आवाम टैक्स नहीं देती तो फिर पेट्रोलियम से टैक्स ज़रूर काटा जाएगा। ये बड़ा अच्छा इंसाफ है जी आपका, ऐसा इंसाफ आप ज़रूर करें। और इलेक्शन में आप जाएँ जब अपने हलकों में, तो फिर लोग आपसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि क्या हम एक साबुन की टिकिया खरीदते हैं, हम एक पेन खरीदते हैं, हम एक रजिस्टर खरीदते हैं, उस पर भी हम टैक्स देते हैं। इवन हम वो बच्चे लेस का एक पैकेट खाते हैं 60-70 रुपए का, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये कौन सा इंसाफ है कि आप पेट्रोल डलवाएं अपनी जेबों से, वो भी अगर 200 का पेट्रोल है, 300 का है, तो हम उसको 415 रुपए में लेंगे, और वो भी हमें इतनी अर्जेंसी होगी कि हम किसी तरह गाड़ी का टैंक फुल करा लें, क्योंकि इसके बाद हो सकता है हमें फ्यूल मिले ना मिले। तो ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में। चाहे हम निज़ाम की बात करें, हम रियासत की बात करें, चाहे हम सिस्टम की बात करें, चाहे हम इंसाफ की बात करें, लोग वाकई इंसाफ चाहते हैं। और लोग वाकई इस वक्त तंग हैं, और लोग अपने हक़ के लिए जैसे बाहर निकलते हैं तो उनके साथ फिर जो ज़ालिमाना सलूक होता है वो हम सबके सामने है। पिंकी जैसी हों, अयान अली जैसी हों, इनको हर तरह की मरात भी मिलेंगी, अयाशियाँ भी मिलेंगी, इनके अड्डे भी चलते रहेंगे, और यही सियासतदान इनसे मुस्तफ़ीद भी होते रहेंगे। आप और हम यहाँ देखिएगा अंजाम इन लोगों का कुछ नहीं होना, और हम इस पे इसी तरह तबसरे और तज़िये करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के इश्यूज़ को ज़रूर हाईलाइट करें, कि ताकि पता चले कि सियासत हमारी रियासत के अंदर, हमारे मुल्क में किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ज़रूर आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ के साथ, नए सिलसिले के साथ। इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए आसमा चौधरी को। अल्लाह हाफ़िज़।